नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 8 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने साइबर स्पेस ऑपरेशंस एंड एफीबीएन ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किए हैं। तो देखिए, साइबर स्पेस ऑपरेशन और एम्फीबियन ऑपरेशन। तो एम्फीबियन ऑपरेशन हुआ है क्या? तो एम्फीबियन ऑपरेशन मतलब इंटरऑपरेबिलिटी और त्वरित कार्रवाई पर जोर देते हुए तीनों जो सेनाओं हो उनको एकीकृत करके मतलब ये ऑपरेशन चलाया जाए, तो उसको कहते हैं एम्फीबियन ऑपरेशन। और साइबर स्पेस तो पता ही है, साइबर है ना। तो देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि भारत जो है वो संयुक्त युद्ध संचालन की अवधारणाओं को ज़्यादा स्पष्ट, सुलभ और व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कदम सशस्त्र सेनाओं में अधिक संयुक्तता और एकीकरण की दिशा में भारत को मतलब प्रयासों को मजबूत कर रहे हैं। तो देखिए, बाकी सब जो है ना ये नॉर्मल फैक्ट है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मैं इसको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको देख के इसको थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो बोल रहे हैं कि संयुक्तता जो है वो संयुक्त बलों की संयुक्तता का अर्थ है, सशस्त्र बलों की संयुक्तता का अर्थ है तीनों सेनाओं की विशिष्टता का सम्मान करते हुए संसाधनों का समन्वित उपयोग। तो इसके लिए पहले क्या क्या की गई है? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का प्रस्ताव लाया गया है। फिर सैन्य कार्य विभाग, सैन्य कार्य विभाग की स्थापना 2020 में की गई थी, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इस विभाग का सचिव होता है। इसका उद्देश्य जो होता है वो मतलब बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना संसाधनों का और तीनों सेनाओं की संयुक्तता को बढ़ाना। देखिए, इसके बाद है कि 2021 से मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में 3 जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स भी स्थापित किए गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, आरबीआई ने एक दशक में पहली बार किसी बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस का प्रदान किया गया, मतलब यूनिवर्सल लाइसेंस दिया गया है। तो देखिए, वही बोल रहे हैं कि एयू जो है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक लघु वित्त बैंक से यूनिवर्सल बैंक बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। व्यावसायिक और निवेश बैंकिंग सहित सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं एक ही मंच पर ही उपलब्ध करा सकेंगी। अब देखिए, पहले 2014 में बंधन बैंक और आईडीएफसी, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बन गया है, उनको दिया गया था। अब देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से यूनिवर्सल बैंक जो आप बदलेंगे उसके लिए क्या क्या मानदंड है। तो सबसे पहले है कि 5 वर्षों से आप अनुसूचित बैंक हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं, फिर न्यूनतम नेटवर्थ है आपकी 1000 करोड़ रुपए। अच्छा, 2 वित्त वर्षों में बैंक का निवल लाभ हुआ हो, 2 वित्तीय वर्षों में ग्रॉस नेशनल मतलब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 3 और 1% से कम या उसके बराबर रहा हो। स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है वो 2014-15 में केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तहत पंजीकृत है। इसके बाद इसकी पूंजी की आवश्यकता है 200 करोड़। फिर बैंकिंग और वित्त में 10 साल का अनुभव कर रखने वाले भारतीय व्यक्ति और मतलब पेशेवर इनको मतलब इसमें मतलब आ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय अस्थायी समिति ने स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति पर रिपोर्ट जारी की है। तो स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2019 को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य जो था सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, यानी 6R को बढ़ावा देना। इसके बाद इसमें है औपचारिक एवं वैज्ञानिक संग्रहण, डिसमेंटल और प्रसंस्करण विधियों को प्रोत्साहन देना, इसका यह था। अवशेषों के निपटान हेतु तंत्र का निर्माण करना। लेकिन इसमें रिपोर्ट की कुछ कुछ बिंदुओं पर हम लोग देखें तो उसमें ये बोला गया है कि व्यापक डेटाबेस का भी अभाव है इस्पात स्क्रैप मतलब इस्पात स्क्रैप क्षेत्र में। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक पोर्टल बनाना चाहिए उसको लेकर। फिर नामित नोडल मंत्रालय का भी अभाव है, तो इसमें बोल रहे हैं कि इस्पात मंत्रालय को इसका नोडल एजेंसी घोषित किया जाना चाहिए। औपचारिक स्क्रैप बाजारों का अभाव है, इसके लिए एक रोड मैप लाया जाना चाहिए और सहकारी समितियों में इसको संगठित करके एक औपचारिक रूप दिया जाने की ज़रूरत है स्क्रैपिंग मतलब बाज़ार को। फिर इसको उद्योग का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, तो इसको औद्योगिक का दर्जा भी मिलना चाहिए। उद्योग का दर्जा मिलने से होता है क्या कि कुछ ऋण ऋण लेने में ये सभी जो सहायता है ना, गवर्नमेंट की तरह स्कीम लागू होता है, तो उनमें इन सभी को सहायता मिल सकती है। फिर बोल रहे हैं कि कौशल विकास और प्रमाणन का अभाव है। इसके बाद है अप्रचलित प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो इसको प्रोत्साहन देकर आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट जो है वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसदीय अस्थायी समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 2000 में स्टार्ट की गई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, ग्रामीण बस्तियों को 12 मासी सड़क संपर्क ये प्रदान करते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 जो है अभी चल रही है, जो कि 2024 से 28-29 तक चलेगी।
इसके बाद है जी कि इसमें समस्या और सिफारिशें क्या क्या बोली गई है। तो सबसे पहला है, बोल रहे हैं कि बोली की कम राशि बोली जा रही है। तो इसमें बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाई जानी चाहिए और गुणवत्ता का आकलन किया जाना चाहिए इनमें। फिर सड़कों की गुणवत्ता की मतलब निर्माण की गुणवत्ता भी कम है, तो बोल रहे हैं कि डिज़ाइन बदलने में छूट देनी चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि सड़क की जो मोटाई है वो 20 मिलीमीटर से बढ़ाकर 30 मिलीमीटर करनी चाहिए। परियोजना में भी देरी आ रही है, तो बोल रहे हैं केंद्र राज्य समन्वय और मतलब मंजूरी प्रक्रिया है उनको सुव्यवस्थित किए जाने की ज़रूरत है। पुराना सर्वेक्षण डेटा है तो नवीन आंकड़े मतलब प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। फिर अधूरी कनेक्टिविटी, तो बोल रहे हैं कि गाँवों के कुछ परिधि तक ही ये पहुंच पाती हैं सड़कें, तो वही बोल रहे हैं कि लाभार्थियों की पहचान करके अच्छे से उनकी सड़क को अच्छे मतलब दूरी तक उनको पहुंचाया जाना चाहिए। तो वही बात है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहला इसमें नेक्स्ट खबर में है कि एम एस स्वामीनाथन की 100वें जन्मोत्सव पर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो इसकी थीम थी सदाबहार क्रांति जैव खुशहाली का मार्ग है। इसके बाद देखिए एम एस स्वामीनाथन के बारे में अगर हम लोग देखें तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, फिर यूएनईपी का सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार, यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक, फिर मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। वो योजना आयोग के भी सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक भी रहे हैं और फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान विभाग के महानिदेशक भी रहे हैं। इसके बाद देखिए उनका योगदान क्या क्या रहा। तो उनके योगदान में जो है वो उच्च उपज वाली किस्मों का विकास उन्होंने किया। तो जैसे उन्होंने बोल रहा है कि पाला प्रतिरोधी आलू का भी विकास किया। तो उन्होंने नाजुका इंडिका चावल का मजबूत जापानिका चावल किस्म के साथ संस्करण करके एक अधिक उपज देने वाली चावल की किस्में तैयार की। फिर उन्होंने ब्रीडिंग कार्यक्रम भी स्टार्ट किया था। तो गेहूँ के बोनेपन के जीन डालकर छोटे दाने वाली मजबूत और अधिक उपज देने वाली किस्म भी उन्होंने विकसित की थी। तो उन्हें हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है, जो कि 1960 के दशक से शुरू हो गई थी। उन्होंने फसल कैफेटेरिया की अवधारणा लाया था। तो उन्होंने फसल कैफेटेरिया का मतलब होता है कि संतुलित आहार और बेहतर पोषण प्राप्त करने में उनको मदद मिल सकती है इससे। सदाबहार क्रांति की अवधारणा भी उन्होंने दी थी। तो बिना पारिस्थितिकी नुकसान को पहुंचाए उत्पादकता को सतत रूप में बढ़ाने में इसमें परिभाषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% एड वैलोरम ड्यूटी भारत पर लगाई है। तो एड वैलोरम वह शुल्क है जो कि आयातित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है, ना कि उसके वजन और इकाई की संख्या के आधार पर। याद रखिएगा, उसके मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है एड वैलोरम। इसके बाद है आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो ये आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन है किससे? तो संयुक्त राष्ट्र स्थल विकासशील देशों का सम्मेलन, वो तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान में आवाजा एक शहर है, तो वहीं पर ये आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 2024 से 34 लाया गया है। ये तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्र विकासशील देशों का सम्मेलन था। नेक्स्ट देखते हैं सब। इसके बाद है लाइकेन। तो पश्चिमी घाट में लाइकेन की एक नई प्रजाति एलोग्राफा एफ्यूसोरेडिका ये खोज की गई है। तो लाइकेन जो है वो दो घटकों के सहजीवी संरचना से बनती है। एक है कवक जो कि माइकोबायोटिक है, और एक है प्रकाश संश्लेषक सजीव जो कि फोटोबायोटिक है। तो फोटोबायोटिक में सूक्ष्म शैवाल, आमतौर पर हरा शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरियम भी हो सकते हैं, ये दोनों भी शामिल हो सकते हैं। ये करते क्या है, मृदा के निर्माण में ये बायो मॉनिटर भी है, वायु प्रदूषण का मतलब पता लगाते हैं। जैसे कि अगर ये जहाँ पर हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण नहीं है, जहाँ वायु प्रदूषण रहते हैं वहाँ पर होता ही नहीं है। तो देखिए तटीय पोत परिवहन विधेयक, ये जो उद्देश्य है इनका, ये विदेशी जहाज़ों पर भारत की निर्भरता को कम करना। तो ये हम लोगों ने कल में भी डिस्कस कर लिया, तो आप वहाँ पर जाकर इनको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सीलिड्स 2 प्रोग्राम। सीलिड्स 2 प्रोग्राम जो है यूएन वुमेन के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम सीलिड्स के दूसरे संस्करण का भारत में अनावरण किया गया। तो सीलिड्स में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा इसी में, है ना। तो यूएन वुमेन जो है वो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इनका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। अब चलिए नेक्स्ट जाते हैं स्टार फिश। तो स्टार फिश जो है एक रिपोर्ट के अनुसार विब्रियो पैक्टेनिशिडा, तो विब्रियो पैक्टेनिशिडा जो है उनका नामक एक प्रकार की बैक्टीरिया है, वो स्टार फिश को मतलब उस रोग के कारण स्टार फिश ज़्यादा मर रही है। तो विब्रियो पैक्टेनिशिडा जो है वो मनुष्य में हैजा भी पैदा करता है। तो याद रखिएगा, है ना, नाम से बहुत खतरनाक है। अब देखिए स्टार फिश की और हम लोग चलें।
तो स्टार फिश जो है वो इकाइनोडर्मस यानी शूल चर्मी से संबंधित है। ये सी स्टार इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि सितारे की जगह आकृति है। ये एक प्रकार का शिकारी है, मतलब ये मांसाहारी है। भुजाओं को फिर से उगा सकती है, इसमें रक्त नहीं होता। ये समुद्री जल द्वारा अपना जल मतलब जल संवहनी तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करती है। नेक्स्ट चलते हैं, तांबा निकल तांबा प्लेटिनियम समूह तत्व सल्फाइड। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भालूकोना जलनिधि ब्लॉक में भारत में पहली बार निकल तांबा प्लेटिनियम समूह तत्व सल्फाइड का खोज किया गया है। तो यही बोल रहे हैं कि निकल तांबा प्लेटिनियम तत्व सल्फाइड जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ है। तो निकल का उपयोग होता है इलेक्ट्रो व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियों बनाने में। तांबा का तो आपको जानते हैं वायरिंग वायरिंग में उपयोग होता है। फिर जो है वो प्लेटिनियम समूह तत्व का उपयोग कहाँ होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इत्यादि में। देखिए वर्जिन पॉलीमर्स, तो वर्जिन पॉलीमर्स जो है भारत में 4 वर्जिन पॉलीमर्स के उत्पादन में 4% का योगदान देती है। तो वर्जिन पॉलीमर्स जो है वो प्लास्टिक सामग्री होती है जो कि प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल जैसे कच्चे पेट्रोकेमिकल स्रोतों से तैयार की जाती है। इसका उदाहरण जो है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन, टेरेफ्लोफ्लेथलेट, इसके बाद है पॉलीस्टाइरीन, इसके बाद है पॉलीकार्बोनेट। ये सभी वर्जिन पॉलीमर्स के उदाहरण हैं। ये बोल रहे हैं कि बेहतर यांत्रिकी मजबूती प्रदान करते हैं क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती है, लेकिन ये हानिकारक है, कार्बन फुटप्रिंट इसका अधिक होता है ना। अब चलिए लास्ट खबर की ओर चलते हैं। टुवालू, इसकी राजधानी है कानाफूटी। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो टुवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2023 में फालाफेली यूनियन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है ये टुवालू वासियों को अपने अस्थायी निवास मतलब का अधिकार प्रदान करेगी कि अब ये ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण ये द्वीप डूबने वाली है, इसीलिए है ना। तो चलिए आज के लिए खबर इतना ही था। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।